नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जो क्लास देखने जा रहे हैं, इसका मूल टॉपिक होगा प्राकृतिक संसाधन, संपदाएं, वन, जल, खनिज। इससे पहले हमने जो क्लास दिया था उसमें पर्यावरण से संबंधित हमारे महत्व, उसकी परिभाषा, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास जो हमने इससे पहले जो दिया था, तो फर्स्ट क्लास हमारा था, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे जो 33 थे। 33 के बाद आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, उसका मूल अवधारणा जो है, मूल जो टॉपिक है वो प्राकृतिक संसाधन, संपदाएं, वन, जल, खनिज, खाद्य ऊर्जा एवं भूमि। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे ये सेगमेंट। ध्यान से देखें, थोड़ा सा कॉपी और पेन लेके बैठें आप लोग। और प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस सेशन को प्रैक्टिस सेशन की तरह देखें। और उसके बाद अगर हमारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए हों तो शेयर लाइक जरूर करें हमारे चैनल को। अब हम क्लास के लिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से क्लासेस होंगी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अधात्विक खनिज। अधात्विक और धात्विक, आपने देखा होगा कि जो भी हम माइनिंग के द्वारा जो भी पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, हमें दो तरीके के तत्व मिलते हैं, धात्विक के रूप में, अधात्विक के रूप में। धात्विक का मतलब मेटल से है, अधात्विक का मतलब हमारा नॉन मेटल से है। सिंपल सा प्रश्न है कि नॉन मेटल इनमें से क्या है। तो धात्विक का मतलब ऐसी धातुएं वो होती हैं जो बजाएं तो जिनसे आवाज आए, किसी तरीके की तन्यता हो जिसमें। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर जाएगा सोना, चांदी, जिप्सम और उपयुक्त सभी में। तो हमारा अधात्विक जो खनिज होगा वो जिप्सम होगा। जिप्सम का प्रयोग हम लोग, आपने देखा होगा, एज ए कच्चे माल के रूप में ऊसर भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जिप्सम का प्रयोग जो है वो हमारा सीमेंट उद्योग में बहुत होता है। कौन से उद्योग में? सीमेंट, कच्चे माल के रूप में जिप्सम प्रयोग करते हैं। पहला हमारा आंसर ये हो गया। तो जिप्सम जो है एक अधात्विक खनिज के रूप में कार्य करता है। खनिज का मतलब मिनरल से होगा। अगला जो प्रश्न होगा वो हमारा है धात्विक खनिज। इससे पहले अधात्विक पूछा था, अब हमसे पूछा है धात्विक, मतलब मेटेलिक जो हमारा है वो मिनरल्स कौन सा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमसे धात्विक पूछा है, तो देखिए तांबा, अभ्रक, कोयला और कोई नहीं, चार आंसर हमसे हैं। सिंपल सा आंसर जो हमारा होगा वो इसका तांबा जाएगा। और तांबे को हम लोग जो हैं वो कॉपर से साइन करते हैं। कॉपर इसका सिंबल है। एक बात आपको पता होगा, आपने इससे पहले भी बहुत जगह स्टडी किया होगा, बहुत सारे रेफरेंसेस ऑफ बुक्स देखे होंगे। आपसे पूछागा कि मानव सभ्यता जब जन्म ली तो मानव सभ्यता की पहली खोजी गई धातु क्या थी, तो आंसर हमारा होगा तांबा। तांबा के बाद आपने देखा होगा, तांबा जब खोज लिया गया तो मनुष्य ने इसके आगे की धातु की खोज की जिसका नाम था कांसा। कांसा को हम लोग कान से बोलते हैं। तो कांसा, कांसा जो होता है वो तांबे से मिलकर बना होता है। कांसा एक मिश्र धातु है। और कांसे की सभ्यता आपने सुनी होगी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मूल धातु की खोज हुई थी वो क्या थी? कांसा। कांसे से बने बर्तन, कांसे से बनी, आपने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। और कांसे के बाद जो सभ्यता आई वो थी लोहा। तो लोहे को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। और लोहा कालीन जो युग था वो वैदिक युग था। वैदिक जो हमारी परंपराएं थी, वैदिक जो धर्म था, तो वैदिक धर्म में हमारे किसकी खोज हुई? लोहे की। सिंधु घाटी की सभ्यता में किसकी खोज हुई? कांसे की। और इससे पहले मानव ने कौन सी धातु खोजी? तो क्या है हमारा? तांबा। तो क्रम हमारा तांबा, कांसा और लोहा की तरफ चलेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, मूल जो प्रश्न हमारा है वो धात्विक खनिज के बारे में पूछा है, तो क्या जाएगा यहां पर? तांबा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब ये होता है ऐसे संसाधन, ऐसे ऊर्जा के संसाधन, ऐसी संपदाएं जो दोबारा से तैयार नहीं की जा सकती, नॉन रिन्यूएबल। जैसे लाइसेंस को हम रिन्यू कराते हैं, अगर रिन्यू ना कराएं तो वो नॉन रिन्यूएबल में चला जाएगा, लाइसेंस अगर एक के बाद फिर दोबारा से ना आए। इसी तरीके से खनिज हैं। अनवीनीकरणीय का मतलब होता है जिसे दोबारा से रिन्यू ना किया जा सके। तो इनमें से ऐसी कौन सा है जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती? तो इसका जो मेन आंसर होगा वो जाएगा कोयला और खनिज तेल। ठीक है ना। खनिज तेल का मतलब क्रूड ऑयल से है, जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होता है, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। खनिज तेल और कोयला जो है ये हजारों वर्षों के बाद तैयार होता है जमीन के अंदर। तो ध्यान रखना है, इन चीजों को हम दोबारा से तैयार कर सकते हैं, इनसे हम ऊर्जा ले सकते हैं। लेकिन एक बार कोयला और खनिज संपदाओं के रूप में खनिज तेल अगर चला गया तो ये हमारे नष्ट हो जाने वाले, दोबारा से रिवाइव न करने वाले संसाधन होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारा क्या जाएगा? कोयला एवं खनिज तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि अपरदन। प्रश्न की जो थीम है, प्रश्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हमें समझना है। भूमि अपरदन का मतलब यहां हम देखेंगे तो भूमि में सॉइल होती है, मिट्टी होती है। अपरदन का मतलब यहां जो होगा वो इरोजन होगा। तो मिट्टी का अपरदन, मिट्टी के कटाव की बात कर रहा है। तो भूमि इरोजन के कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव या मिट्टी का क्षरण होता है? तो देखिए, इसके चार आंसर हमारे पास हैं। इसका जो मेन राइट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो जाएगा अधिक वर्षा एवं बाढ़।
अधिक वर्षा यदि होती है तो मिट्टी ज्यादा कटती है, बाढ़ आती है तब भी मिट्टी ज्यादा कटती है। देखा होगा आपने भारत में जब नदियों में बहुत भयंकर बाढ़ आती है तो नदियां अपने किनारे के स्थानों को काटती हुई चलती हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट प्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अधिक वर्षा एवं बाढ़। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए भूमि संरक्षण, इससे पहले जो प्रश्न था उसमें भूमि अपरदन पूछा था, अब हमें भूमि को बचाना है, मतलब भूमि में मृदा का संरक्षण करना है। तो भूमि संरक्षण, मृदा संरक्षण, संरक्षण को हम लोग जो हैं वो सॉइल कंजर्वेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉइल कंजर्वेशन। ये ध्यान रखना है यहां पर कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो मृदा संरक्षण का मतलब यहां जो जाएगा वो कंजर्वेशन से अर्थ होगा कि कंजर्वेशन हमें कैसे देखना है। तो कंजर्वेशन किससे होता है ये ध्यान रखना है। तो कंजर्वेशन में देखिए हमारे पास है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, फसलों को बार बार बोना, जल के द्वारा मिट्टी उड़ाकर ले जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो सबसे बड़ी बात होती है मृदा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो जाएगा भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करना, बनाए रखना, तभी भूमि संरक्षित रहेगी। और यदि फसलों को हम बार बार बोएंगे, फसलों को हम बार बार बोएंगे तो मृदा की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यहां जाएगा भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, हम ऐसे कुछ उपाय करें जिससे भूमि का संरक्षण बना रहे। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि संरक्षण की विधि कौन सी है। द टाइप्स ऑफ दी पूछा है, सॉइल इरोजन कौन सा है, वो सॉइल कंजर्वेशन कौन सा है। तो वृक्षारोपण तथा वेदिकाकरण। वेदिकाकरण का मतलब होता है सीढ़ियां बनाना। पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा कि जो लोग सीढ़ियों से कृषि करते हैं, सीढ़ियां बना बना के कृषि करते हैं ताकि उसकी उर्वरक शक्ति और पानी की जो है बचाव रखा जा सके। इसी तरीके से देखिए इसके आंसर क्या होंगे, तो ये इसका सही आंसर है, ये भी इसका सही आंसर है। और फसल का चक्रीकरण हो, जैसे सपोज हमने गेहूं की फसल बोई और गेहूं की फसल के बाद हमने कोई दाल की फसल बोली, और दाल की फसल के बाद हमने सपोज जैसे धान की फसल बोली, ठीक है, ये फसलें बोई। तो बीच में एक हमने जो फसल बोई वो दाल की है। दाल की फसलें जो होती हैं दलहनी होती हैं, इनकी जड़ों में नाइट्रोजनकारी बैक्टीरिया होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। किसकी करते हैं, N2 की पूर्ति करते हैं। तो देखिए गेहूं और धान जो है कॉमन फसलें हैं, और बीच में हमने एक दाल युक्त फसल ले ली, तो इससे क्या रहेगा कि मिट्टी जो रहेगी वो उसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी। तो चक्रीकरण का मतलब इसका साइकिलिंग से होता है। और समोच्च कृषि, ये भी कृषि का एक टाइप है। तो तीनों आंसर सही हैं, तीनों सही हैं, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी विधियां जो हैं वो भूमि संरक्षण को बनाए रखती हैं। ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, पेडागोगिकल स्टाइल में भी पूछता है। यदि आपने बाकी के आंसर के बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है, तभी आप ऐसे आंसर के जवाब दे पाएंगे। तो विशेष तौर पर इन्हें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है महाराष्ट्र में जल संरक्षण आंदोलन का सफल संचालन। यहां जो होगा ये थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक है। यहां क्या करना है हमें, यहां आंसर जो है इसका जो होगा, ये फसल जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सफल संचालन किस पर्यावरणविद। पर्यावरणविद का मतलब ये इकोलॉजिस्ट कौन है। तो देखिए आंसर के हिसाब से लगभग हमारे जो हैं 3 इकोलॉजिस्ट हैं। इसमें से एक इकोलॉजिस्ट को हम कम मान सकते हैं। वैसे ये हैं तो उत्तराखंड के पहाड़ी रीजन के रहने वाले गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। सुना होगा, कांग्रेसी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ गोविंद बल्लभ पंत ने काम किया था। और जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद बनाने की बात आई तो पहले जो मुख्यमंत्री के रूप में जो नवाजा गया वो पहले मुख्यमंत्री कौन अपॉइंट हुए, गोविंद बल्लभ पंत। इसके अलावा हमारे पास जो 3 आंसर हैं, तो देखिए प्रश्न को देखते हुए सबसे पहले हम लोग राइट आंसर की ओर चलेंगे कि महाराष्ट्र में जल संरक्षण का सफल संचालन किस पर्यावरणविद का है। तो राइट जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अन्ना हजारे जी। क्या जाएंगे, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के अलावा देखिए अरुंधति रॉय, राजेंद्र सिंह, ये भी पर्यावरणविद हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना, अन्ना हजारे गांधीवादी विचारों से युक्त थे, गांधीवादी विचार परंपरा के ये व्यक्ति हैं। इन्होंने एक लोकपाल विधेयक के बारे में एक अनशन धरना किया था कि लोकपाल बिल भारत में पास होना चाहिए दिल्ली के अंदर कुछ विगत वर्षों पूर्व। और इसके बाद हमारे पास दूसरे एक जो पर्यावरणविद हैं उनका नाम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने जल संरक्षण पर राजस्थान राज्य में बहुत अच्छा कार्य किया था। ये पेशे से एक्चुअली PWD विभाग में एक इंजीनियर थे, अभियंता थे, तो उसमें वर्क करते थे। राजस्थान में पानी की क्राइसिस थी, जल की कमी थी, तो उन्होंने राजस्थान के अंदर क्या किया कि जितने भी रिजर्वॉयर थे वहां वर्षा के जल का संरक्षण कराया। तो इस व्यक्ति को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है हमारे, इन राजेंद्र सिंह को हम लोग भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष कहते हैं। तो जल पुरुष, यदि आपसे प्रश्न आए कि भारत के जल पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, वाटरमैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो कौन होंगे, राजेंद्र सिंह। अब देखिए तीसरे आंसर की ओर जाते हैं। राइट आंसर तो हमारे अन्ना हजारे जी हो गए। तीसरे अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय का संबंध जो है, आपने सुना होगा एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
नर्मदा नदी के ऊपर ये बांध बनाया जा रहा था, मतलब डैम बनाया जा रहा था बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में। तो कुछ ट्राइबल एरियाज के कुछ लोग थे जो उसके किनारे वहां जंगल में रहते थे, उनको विस्थापित करने की नौबत आनी पड़ी। तो सरकार के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी जो प्रमुख नेता थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, उनका नाम है मेधा पाटेकर। क्या नाम है? मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर के साथ अरुंधति राय ने मिलकर कार्य किया था। एक तीसरे व्यक्ति और आते हैं बाबा आमटे। तो प्रश्न यदि ऐसे आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित पर्यावरणविद कौन कौन से थे या सामाजिक कार्यकर्ता कौन कौन से थे, तो 3 नाम जाते हैं, मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय और तीसरे हैं बाबा आमटे। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं कौन होंगे, अन्ना हजारे जी होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए, वन उन्मूलन हमारा जो है, इसको संधि विच्छेद इसका कर लेंगे, वनोन्मूलन। तो वन का उन्मूलन, उन्मूलन जो शब्द है इसका मतलब होता है विनाश, उखाड़ देना, मतलब किसी चीज को, जो चीज रोपित है जमीन के अंदर, उसको जड़ से निकाल देना। तो वनों का विनाश से संबंधित है। तो वन उन्मूलन प्रभावित करता है अधिक। किससे वनमूलन प्रभावित होता है? वनों का विनाश किससे अधिक होता है, यह ध्यान रखना है। कौन वन उन्मूलन में ज्यादा सहायक है, वनों के विनाश में ज्यादा सहायक है? तो देखिए, राइट अगर हम लोग मानवीय गतिविधियों से देखेंगे तो वन उन्मूलन में मेन जो होगा वो जनजातियों का रोल होता है। इसका होता है जनजातियों का। जनजातियां जो हैं, आपने देखा होगा वनों के अंदर प्राचीन कृषि प्रणाली को अपनाती, जिसे हम लोग झूम कृषि कहते हैं। धूम कृषि, ये आपने सुना होगा। जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर जो जंगलों में निवास करने वाली जनजातियां होती हैं, वो कुछ समय के लिए जंगलों को काटती हैं और वहां पर अपने कृषि योग्य भूमि बना लेती हैं और उस पर खेती करती हैं। तो ये वनों की दृष्टि से हानिकारक है। धीरे धीरे जंगल इससे नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। तो जनजातियां चूंकि अपनी सामाजिक मूल अवधारणा से अलग होती हैं, तो विरोध में हैं वो लोग हमारे। तो ध्यान रखना है। तो वन उन्मूलन में ज्यादातर हमारा जो होगा वो क्या होगा, जनजातियों से संबंध। जनजातियां वन उन्मूलन में मतलब एक भागीदारी करती हैं। और ये जो है जनजातियों के द्वारा यहाँ वन उन्मूलन में जो कृषि की पद्धति है, उसे हम लोग जो है वो अलग अलग, जैसे स्थानांतरित कृषि आपने सुना होगा। स्थानांतरित कृषि मतलब किसी जगह पर एक जगह रुक के कृषि न की जाए, या लिख देंगे इसी का नाम है काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न। काटो और जलाओ कृषि, इसी का नाम है काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न। इसी का एक तीसरा नाम है इसी कृषि का, जो जनजातियों के द्वारा की जाती है विशेषतया, इसका नाम है कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली। देखिए, ये स्थानांतरित कृषि प्रणाली के टाइप है। ये नाम हमारे यहाँ जो है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में है, भिन्न भिन्न राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो वन उन्मूलन को प्रभावित करता है तो जनजातियां, थोड़ा बहुत रोल वर्षा का हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वन पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में आहार पाइन प्रणाली, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आहार पाइन प्रणाली का मतलब है जल संरक्षण से, ध्यान करना है हमें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आहार पाइन प्रणाली का संबंध किससे है, तो किससे है, जल संरक्षण। जल को कंजर्व में करना है, तो वर्षा जल का संरक्षण बहुत ज्यादा होता है। तो यहां प्रश्न के हिसाब से हमें आंसर देखना है, तो इसका आंसर राइट जो होगा वो जाएगा झारखंड। अगर यहां इसके साथ में सपोज एज बिहार होता, तो सबसे पहले ये प्रणाली जो थी वो साउथ बिहार में अपनाई गई थी, आहार पाइन प्रणाली। इसमें होता ऐसा है कि जो हमारे तालाब और सरोवर होते हैं उसमें वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और फिर चैनल्स के माध्यम से, नाली के माध्यम से जल को छोड़ा जाता है, तो किसान अपने खेतों की बड़ी अच्छी सिंचाई कर पाता है एक तय समय पर। तो ये एक तरीका है, एक पैटर्न है आपका जो है आहार पाइन प्रणाली। तो ये सिस्टम जो है ये आहार पाइन प्रणाली का वो झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? विकल्प के रूप में हमें ऊर्जा देखनी है। ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग मवेशी लाइव स्टॉक्स को पालते हैं, उसका जो होने वाला फीकल मैटर होता है, जो गोबर होता है, उसका वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई उपलों कंडों के रूप में, कोई अपने खेतों में एज ए उसका खाद बनाकर। अब यहां हमसे पूछ रहा है कि इसमें से ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन सा है। इनमें से ऊर्जा वैकल्पिक मतलब जो है किससे ऊर्जा विकल्प के रूप में, जैसे हमारी अभी डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोलियम खत्म हो जाए, तो हम किस किस से ऊर्जा ले सकते हैं। इसका मेन जो आंसर है वो इस तरीके से होगा। वैकल्पिक का मतलब हमारे पास विकल्प क्या है। तो देखिए, भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी है, ये हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, आजकल टेक्निक है। सागरी ऊर्जा का भी प्रयोग
कर सकते हैं हम लोग। ये सागरी ऊर्जा का मतलब है सी वेव्स जो हमारी होती है, सागरी तरंगें जो होती है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और सौर ऊर्जा तो आपको पता ही है, सौर ऊर्जा तो कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, घर घर सोलर सिस्टम चला है। तो सभी आंसर जाएगा इसका, तो विकल्प के लिए सारे आंसर सही हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वंचित नहीं होगा, वांछित स्तर होगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग को लेके है, यहाँ जो स्तर होगा वो क्या होगा, वांछित स्तर होगा। वांछित स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहां से वांछित स्तर को बनाए रखा जा सकता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो वन होगा। वन जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है, वनों में ज्यादा घने पेड़ होते हैं तो वो बनाए रख सकते हैं हम लोग। तो वांछित ऑक्सीजन का स्तर बनाने के लिए यहाँ क्या होगा, वन होगा। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन का निर्माण कहां होता है। एक प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक O2 निर्मित कहां होती है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक O2 का निर्माण, निर्मित का मतलब निर्माण से है, यह कहां होती है? तो ध्यान रखना है महासागरों में। आंसर जाएगा कहां बनती है, महासागरों में। महासागरों में एक्चुअली शैवाल होते हैं, सुना होगा। शैवाल का मतलब एल्गा से है। शैवाल का मतलब किससे है? एल्गा से। एल्गा सुना होगा। एल्गा जो है वो लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और पृथ्वी पर 71% जल है, तो 71% जल में महासागर सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें हमारे एल्गा सबसे बड़ा पार्ट है उसमें। तो एल्गा में फोटोसिंथेसिस जो है वो सर्वाधिक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये विशेष तौर पर यहां ध्यान रखना है वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए। देखिए कभी कभी परीक्षाओं में एक प्रश्न और आता है, आपने देखा होगा, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर विश्व के फेफड़े कौन, फेफड़े का कौन सा, लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड, संसार में फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन नदी के जो जंगल हैं, अमेजन नदी के आसपास ब्राजील में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, तो अमेजन नदी के जो जंगल हैं ब्राजील के अंतर्गत, ब्राजील बड़ा पार्ट है वहां, तो उसके जंगलों को हम लोग विश्व के फेफड़े कहते हैं, ठीक है ना। वो भी ऑक्सीजन का निर्माण ज्यादा करते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो वहां आंसर इस तरीके से जाएगा। तो यहां है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो वन अधिक महत्वपूर्ण है, कुल मिला के ये कहेंगे हम लोग। तो आंसर हमारा बन जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात होती है कि राष्ट्रीय वन नीति होती क्या है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इसकी एक पर्टिकुलर ईयर है, ये 1988 में आई। ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पूछा है आपसे, देखिए यहां क्या पूछ रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में वन आच्छादित, मतलब वनों का आचरण कितना है, वन कितने एरिया में कवरेज है, वनों की क्या कवरेज है पर्वतीय क्षेत्रों में, क्या एनएफपी ने, राष्ट्रीय वन नीति ने क्या रिकमेंडेड अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसमें से देखना है, एक प्रतिशत है। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमें चूंकि लैंडस्लाइड और पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाएं अधिक आती हैं, ज्यादा डिजास्टर आते हैं, तो उन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ रखने पड़ेंगे, वनों का संरक्षण रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ऐसे आंसर में हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें 60 नंबर से पास होना होता है। तो मोर देन 60 जो भी आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा। तुमसे मोर 60 आंसर कौन सा है, 60 जाए, 67 जाए, ये ध्यान रखना है। हो सकता है 70 भी दे दे, नए कॉन्सेप्ट में हो सकता है। तो जो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा वाला है, 60 वाला आंसर जाएगा इसमें। वैसे अगर आप सर्च करेंगे तो अभी प्रेजेंट में जो है वो 67 का क्राइटेरिया चल रहा है, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, तो क्या जाएगा आंसर, 60% होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है। खनिज ईंधन के बारे में कह रहा है यहां पर कि इनमें से कौन खनिज ईंधन नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट साइड से देखते हैं। कोयला खनिज ईंधन है, यूरेनियम खनिज ईंधन है, प्राकृतिक गैस जानते हो, ये प्राकृतिक गैस को हम लोग कभी कभी जानते हैं सीएनजी के नाम से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन की मात्रा अधिक होती है। इससे पहले वाले सेगमेंट का मैंने जो क्लास दिया था वहां मैंने सीएनजी के बारे में बताया था कि नदी घाटियों के बेसिन से, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, जो साउथ की हमारी ये नदियां हैं, इनकी जो तली है उनके बेसिन से हमें सीएनजी प्राप्त हो रही है। तो सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है जिसकी सर्वाधिक मात्रा सीएनजी में मीथेन की होती है। मीथेन को हम लोग किससे कॉल करते हैं, CH4 से। तो देखिए नहीं पूछा है हमसे, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, प्लेटिनम जाएगा। बाकी तीनों जो हैं ये खनिज ईंधन है। कौन सा खनिज ईंधन नहीं है, तो प्लेटिनम नहीं है, ये ध्यान रखना है, धातु है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, केंचुए पालकर कौन सी खाद तैयार की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो केंचुए से जो खाद होती है वो जैविक खाद होती है बेटा। कौन सी होती है, जैविक खाद। तो कंपोस्ट खाद होगी। कंपोस्ट खाद का मतलब होता है, यहां से बात करेंगे, कंपोस्ट का मतलब केंचुआ तैयार कर रहा है तो इसको हम लोग कह देंगे वर्मी कंपोस्ट।
क्या नाम होगा? वर्मी कंपोस्ट, जो एक जैविक खाद है। कैसी खाद है? जैविक खाद। तो केंचुए के द्वारा कौन सी खाद तैयार होती है? वर्मी कंपोस्ट। तो सीधा सा आंसर है, मैंने दोनों ही आंसर यहां लिख दिए हैं। तो क्या जाएगा? केंचुआ कौन सी खाद तैयार करेगा? जैविक खाद। एक प्रश्न आपने देखा होगा केंचुए के बारे में, बड़ा कॉमन सा करता है कि केंचुआ क्या होता है, किसान का दुश्मन होता है कि मित्र होता है? तो केंचुआ जो है वो किसान का मित्र होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे खेत के फसल के आधार पर कुछ प्रश्न करता है, जैसे पूछेगा चूहा क्या है, तो चूहा चूंकि फसलों को नुकसान पहुंचाता है, टिड्डी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये किसान के दुश्मन हुए, ठीक है ना। सांप अगर पूछा है आपसे क्वेश्चन कि सांप स्नेक्स क्या होते हैं, तो स्नेक किसान के मित्र कहे जाएंगे, क्योंकि वो केंचुए का भक्षण करते हैं, साथ में आपके चूहों को भी खा जाते हैं, ध्यान रखना है। तो चूहा चूंकि ज्यादा राइट आंसर होगा, तो चूहा जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो चूहा जो है वो किसान का दुश्मन माना जाएगा, और सांप किसान का कौन माना जाएगा? मित्र माना जाएगा। केंचुआ भी किसान का क्या माना जाएगा? मित्र, क्योंकि मिट्टी को ये पोला करता है, भुरभुरा करता है और उपजाऊ बनाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा? जैविक खाद होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की, देखिए संभावना पूछ रहा है आपसे कि ग्रामीण परिवेश में यदि हम जाएं तो सपोज हमें ऊर्जा का कोई अलग तरीका देखना पड़े, तो किसकी संभावना अधिक हमें देखने को मिल सकती है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले भी मैंने ये प्रश्न डिस्कस किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास मवेशी मतलब पालतू जानवर बहुत ज्यादा होते हैं, जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे होने वाला जो निकलने वाला जो गोबर या फीकल मैटर होता है, तो बायोगैस का निर्माण बहुत हो रहा है। बायोगैस आपने देखा होगा, बायोगैस के संयंत्र प्लांट्स भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा समय समय पर लगवाए जाते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा बेटा किसकी होगी? मीथेन की होगी, ये ध्यान रखना है दोस्तों। मीथेन जो है ये ध्यान रखना है। वैसे तो मीथेन जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस है, प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न होती है, दलदल के क्षेत्रों में उत्पन्न होती है मीथेन। जितने भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जो हरा चारा खाते हैं, उनके मुंह से भी ये उत्पन्न होती है, उनके गोबर में भी उत्पन्न होती है। तो गोबर में उत्पन्न हो रही है तो क्या है? बायोगैस। और देखिए मीथेन के बारे में बता दूं, मीथेन गैस जो है वो धान के जो खेत होते हैं, धान का मतलब चावल के जो खेत होते हैं, तो धान के खेतों में भी उत्पन्न होती है। यहां एक खास बात और बता दूं कि धान के खेतों को हम लोग पैडी फील्ड और कहते हैं। धान के खेतों को कौन से फील्ड कहेंगे? पैडी फील्ड। तो यहां पूछता है कि धान के खेतों में उत्पन्न गैस का नाम बताओ, तो मीथेन होगा। बायोगैस में उत्पन्न गैस का नाम बताओ, वहां भी मीथेन होगा। साइन क्या होता है इसका? CH4 होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान, ये एक प्राकृतिक आपदा होती है। समुद्र के किनारे जनरली तूफान आते हैं, विश्व में हर जगह आते हैं, हर वर्ष आते हैं। आपने देखा होगा हर वर्ष जो तूफान आते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है, अल्फाबेटिकली उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, इसके आधार पर जो आंसर होगा। तो तूफान जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो चक्रवात कहलाते हैं। भारत में आने वाले जो भी समुद्री तूफान होंगे उनको हम चक्रवात कहते हैं। कभी कभी इनके लोकल नाम भी होते हैं, जैसे आपने एक अभी कॉमन नाम सुना होगा, एक होदोद नाम का आया था अरब सागर की ओर। कौन सा आया था? होदोद नाम से, तो वो चक्रवात था एक तरीके का। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ चलेंगे। गुजरात का भुज शहर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए भुज शहर में क्या हुआ था? तो भुज शहर में भूकंप आया था, जिसमें मोर देन 20,000 से अधिक लोगों की कैजुअलिटी मतलब मृत्यु हुई थी, और ये एक प्राकृतिक आपदा थी। जनरली भूकंप जो होते हैं वो प्राकृतिक आपदा के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए यहां बात करेगा आपसे भुज शहर में, तो भुज शहर में भूकंप आया था, ध्यान होगा आपको 26 जनवरी 2001 को, ये डेट थी। मॉर्निंग का समय था, लोग जो थे वो गणतंत्र दिवस के मनाने की तैयारियों में थे, और एक प्राकृतिक आपदा ने भारत को घेर लिया। भारत का शहर था भुज, भुज में ये आया, और भुज में भूकंप आने का जो कारण था, आपने सुना होगा अगर कभी इसकी थ्योरी पढ़ी हो भूकंप की, कि भारत की जो प्लेट है, पृथ्वी के ऊपर कुछ प्लेट्स हैं, तो भारत की जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेट। पृथ्वी के ऊपर सतह पर जो प्लेट है उसको क्या बोलेंगे? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो है इसका टकराव हुआ, सबडिक्शन हुआ, कौन से? अरेबियन प्लेट से, क्योंकि भुज जो है, भुज गुजरात जो है, भुज का जो रीजन है वो अरब सागर की ओर है। तो ये जो प्लेट्स थी ये आपस में सबडिक्ट हुई, और सबडिक्ट के कारण कौन सी घटना हुई? भूकंप की घटना हुई। भूकंप के अध्ययन को हम लोग सीस्मोलॉजी कहते हैं, सुना होगा आपने। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप में 3 तरीके की तरंगें होती हैं, सुना होगा आपने। एक P वेव्स होती हैं, एक S वेव्स होती हैं, और एक L वेव्स होती हैं। L वेव्स जो होती हैं वो सबसे बाद में आती हैं, इनको लव तरंगें कहते हैं। और सबसे ज्यादा यदि कोई हानि होती है
तो वो कौन सी तरंग से होती है? एल वेव से होती है, ध्यान रखना है। तो सीस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन की शाखा। एल जो तरंगें हैं ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, ये ध्यान रखना है हमें। और सीस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन है। भूकंप की तीव्रता जो हम लोग नापते हैं वो रिचर स्केल पर मापते हैं, इसको बोलेंगे रिक्टर भी बोलते हैं, कहीं कहीं हम लोग रिचर स्केल भी कहते हैं। स्केल का मतलब पैमाने से होता है, तो रिक्टर स्केल और रिचर स्केल की बात करेगा। तो देखिए भुज के शहर के प्राकृतिक भूकंप के बारे में हमने, प्राकृतिक आपदा के बारे में कहा, तो यहां जो है वो भूकंप आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की सीमा होती है, कोई भी वाटर एरिया कहीं है, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच, तो जनरली जो सीमाएं होती हैं आपने सुना होगा देशों के बीच या राज्यों के बीच, उनका निर्धारण प्रकृति से होता है, तो प्राकृतिक होंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमा सरक्रीक सुना होगा आपने, तो समुद्री सीमाओं के बीच हमारे प्राकृतिक सिस्टम होते हैं। तो जलग्रहण क्षेत्र की सीमा कैसी होती है? प्राकृतिक होती है, ध्यान रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो देखिए एक यहां पर संरक्षण के बारे में थोड़ा सा चलता है, इसका राइट जो आंसर होगा वो ये जाएगा 23 मार्च 1986। इसके पीछे देखिए कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या कॉन्सेप्ट है आपने सुना होगा। इससे पहले 2 साल पहले एक महीना था दिसंबर का, और दिसंबर के महीने में तारीख थी 2 और 3। इसमें 1984 में एक आपने सुना होगा, ये भारत की अभी तक की सबसे बड़ी मानवीय आपदा दुर्घटना कही जाती है, इसमें मानव इन्वॉल्व था। तो भारत की सबसे बड़ी प्रथम मानवीय दुर्घटना थी, उसका नाम आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी कांड। ये सुना होगा सब लोगों ने, भोपाल गैस त्रासदी कांड, भोपाल गैस त्रासदी, ये इससे पहले हुई है। इसके बाद ही जो हमारी गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल की, बड़ा भूचाल आया, लोगों में बड़ा विरोध हुआ कि साहब ये कैसे हुआ, इतने लोग कैसे हताहत हुए, क्योंकि भूकंप ये जब ये घटना हुई, भोपाल गैस कांड की जब घटना हुई, तो भोपाल गैस कांड में मुख्य जो गैस थी उसका नाम था MIC, मिक, मिथाइल आइनोसाइनाइड। सुना होगा, मिथाइल आइनोसाइनाइड बोलते हैं। ये भोपाल शहर के अंदर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड्स बनाती थी। तो उसका जो बॉयलर था वो रात के समय उसमें रिसाव हुआ, और रिसाव इतना हुआ कि पूरे भोपाल जो शहर था उसमें ये जो था वो फैल गया। लोग जो घरों में सो रहे थे, बच्चे लोग, वो बहुत ज्यादा इससे हताहत हुए, प्रभावित हुए। 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें डेथ हुई। ये बड़ी मानवीय दुर्घटना भारत के लिए कही जाती है। एक विदेशी व्यक्ति थे एंडरसन नाम के, जो इसके मालिक थे, अमेरिकन थे वो। बाद में प्रत्यर्पण संधि के द्वारा उनको लाने ले जाने की बात हुई, लेकिन अभी कुछ वर्षों पूर्व उनकी भी डेथ हो गई। तो भोपाल गैस कांड के जो पीड़ित हैं बेचारे, वो आज भी भटक रहे हैं। तो उसके बाद सरकार ने एक नियम बनाया, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक एक्ट जो संसद में पारित हुआ बाकायदा। तो उसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए सही आंसर जो है हमारा क्या जाएगा, 23 मार्च 1986। काफी क्लोज करके चीजें दी हुई हैं, मई भी दिया है, मार्च भी दिया है, तो ध्यान रखना है इसमें 86, इसको ध्यान रखना है हमें। जनरली तो ऐसे पूछता है, तो 1986 में, इससे बिफोर दैट, इस दुर्घटना के कारण ही ये एक्ट आया था। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम ये कब आया है? देखिए वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के बारे में बात करेगा, एयर पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन से कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसका आंसर जो होगा वो 29 मार्च 1981 होगा। ध्यान रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ ज्यादा नहीं हमें देखना इन प्रश्नों में, क्योंकि अधिनियम है, एक्ट है, कानून है, तो कानून के अंतर्गत ये चीजों की बात होगी। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में, एक पर्वतीय का प्रश्न आया था, अभी हिली रीजन का आया था। अब पूछा है कि सामान्य तौर पर ये राष्ट्रीय वन नीति, जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति मैंने अभी बताया था 1988 में जो आई, 1988 में, इसके अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो भारत के 33% भाग में क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, ध्यान रखना है। प्रतिशत पूछा है, देखिए क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो हमें किस पे जोड़ देना है? 33% भाग में। अब वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, हम लोग कहां पहुंचे हैं? आपने देखा होगा प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश के अंदर, अन्य राज्यों में सरकारें जो हैं समय समय पर प्लांटेशन, पौधारोपण की बातें करती हैं, वृक्षारोपण की बातें करती हैं, और करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। उनका संरक्षण कैसे होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन ध्यान रखना है अभी हम लोग हैं वो करीब करीब 22% के करीब है, 22.5% के करीब। ये डेटा हमारा जो है वो डॉक्यूमेंटली डेटा की हम लोग बात करेंगे कि 22.5% के करीब हमारे भारत में ऑन डॉक्यूमेंट जो है वो वन है। लेकिन हम लोग आंकड़े से बहुत पीछे हैं,
33% से बहुत पीछे हैं, 22.5% हम लोग अभी पीछे हैं। कहने का मतलब है कि 22.5% से यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। तो कहने का है कि प्रकृति को यदि बचाना है, प्रकृति को संरक्षित करना है, तो एक पढ़े लिखे जो शैक्षिक स्तर के व्यक्ति हैं, जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जो थोड़े से अवेयर हैं, जागरूकता लेके आ रहे हैं, उन्हें पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो वर्तमान पीढ़ियों के बारे में कहेंगी कि साहब हमारे जो पहले वाले लोग थे वो कुछ करके नहीं गए। तो यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए, तो 33% क्षेत्र में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी अनवीकरणीय संपदा है? अनवीकरणीय यहां पूछ रहा है कि जिसको दोबारा से तैयार नहीं किया जा सकता, वो कौन सी संपदा है? तो देखिए सबसे राइट जो आंसर होगा, जैसे जंगल हैं तो लगा सकते हैं, जंतु को हम पैदा कर सकते हैं, ज्यादातर इसका जो आंसर होगा वो फॉसिल, इसे बहुत जल्दी तैयार नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है वन जंगल को हम दोबारा से प्लांटेशन कर सकते हैं, अब टेक्निक है इस तरीके की, लेकिन फॉसिल ईंधन जो है ये बहुत जल्दी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है हमें। तो कौन सी अनवीकरणीय संपदा है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, किस तरीके से जाएगा, जो तैयार नहीं हो सकती वो कौन सी है, फॉसिल ईंधन के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता, मतलब मिट्टी के क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? मृदा का अपरदन, क्षरण का मतलब इरोजन से है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए तो कैसे रोका जा सकता है, देखिए अधिक चराई ये मृदा अपरदन का कारण है, वनस्पति का निराकरण ये भी मृदा, वन उन्मूलन नहीं रोका जा सकता। वनों को यदि हम लगाएं तो वन लगाने की प्लांटेशन यदि हम ज्यादा से ज्यादा करें तो मृदा के क्षरण को रोका जा सकता है। पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं तो मिट्टी को बचा के रखेंगे, जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, तो मृदा का क्षरण कम से कम होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा, वन लगाने से या पेड़ पौधे लगाने से। अगला आंसर देखिए, भोज्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं, हम लोग भोज्य पदार्थ जैसे हमने दाल खाई या चावल खाया या सपोज हमने चाय पी या ग्लूकोज लिया, तो वो जो वैल्यू हमारी होती है, मनुष्य को कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो भोज्य पदार्थों से हमारी बात जो होगी वो किससे होगी, कैलोरी से होगी, ये ध्यान रखना है। जो भी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वो भी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो वो कैलोरी में ही निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, कैलोरी जाएगा। अगला देखेंगे, झूमिंग कृषि। देखिए झूमिंग केवल पूछा है आपसे, तो झूमिंग का संबंध किससे है, कृषि से है। इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न डिस्कस कराया था कि झूमिंग एक कृषि है, ये स्थानांतरित कृषि है, जनजातियों के द्वारा की जाती है, और भारत में ये झूम जो नाम है, ये झूम वाला जो नाम है, झूमिंग कृषि का जो नाम है, ये भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में, अभी बताया था जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में ये ज्यादा है। अन्य अन्य राज्यों में इसके नाम हैं, जैसे आपसे बात करेगा यहां पर एक बेवर, दहिया, ये बुंदेलखंड की कृषि प्रणाली मध्य प्रदेश में अपनाई जाती है। बहुत सारे यहाँ हैं, विदेशों में भी, जैसे ब्राजील की बात करेगा, वहां क्या कहते हैं, रे की बात करेगा। रे नाम की झूमिंग प्रणाली जो है ये वियतनाम की है। रे कहां अपनाई जाती है, वियतनाम में, ये ध्यान रखना है। भारत में इसके अन्य अन्य नाम हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो नाम है झूमिंग कृषि, ये स्थानांतरित कृषि है, जनजातियों द्वारा की जाती है। तो झूमिंग किसका प्रकार है, तो किसका प्रकार है, कृषि का एक प्रकार है, जो प्राचीन कृषि पद्धति है, जनजातियों के द्वारा अपनाई जाती है। अगला देखिए प्रश्न है, हर्बिसाइड्स। ये हर्बिसाइड्स हम लोग जो हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो फसलों का संबंध किससे है, कृषि से है। तो हर्बिसाइड्स का प्रयोग किसमें करेंगे, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किसमें करते हैं, कृषि में करते हैं। राइट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कृषि होगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा कंसीडर होकर चीजों को लें, डायरी पेन साथ रखें, देखते रहें कि हम किस तरीके से प्रश्नों को देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन जाएगा, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके बात करें। आगामी जो भी परीक्षाएं हमारी होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारे ये डिस्कशन सीरीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा पेड़ विषुवतीय वर्षा वन में आता है? देखिए विषुवतीय वर्षा वन, विषुवतीय वर्षा वन जो होते हैं ये पृथ्वी पर, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश पर पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। यहां पर देखिए सूर्य की लाइट सीधी पड़ती है, जब सूर्य की लाइट सीधी पड़ती है तो ताप अधिक होता है, ताप अधिक होता है तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। और वर्षा अधिक होती है तो यहाँ नमी और आर्द्रता भी अधिक होती है। जब नमी आर्द्रता अधिक होती है तो फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं ये घने जंगल बनते हैं। यहाँ से कैसे जंगल बनते हैं, घने। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो भी सर्वाधिक होती है। जैसे हम बात करें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये जो है 0 डिग्री से ऊपर 20 और 20 नीचे, ये अक्षांश है 0 डिग्री। इस अक्षांशी रेखा को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में।
तो अक्षांशी रेखा के 0 से ऊपर नीचे जो है विषुवत रेखी बन पाए जाते हैं। इसका मुख्य पेड़ पूछा है आपसे, तो पेड़ हमारा ये टीक जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर टेक्टोना ग्रैंडिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। फर्नीचर का बड़ा अच्छा पेड़ है, फर्नीचर में बड़ा अच्छा उपयोग होता है, इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो टीक का पेड़। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नांकित में से सर्वाधिक वन आच्छादन, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्षेत्रफल में पूछा है। ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे बात करेगा कि सर्वाधिक भारत में वन क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है। तो देखिए आंख बंद करके आंसर हमारा जो होगा वो क्या जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया भी काफी है और मध्य प्रदेश में घने जंगल भी हैं, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को क्या बोलेंगे, टाइगर स्टेट। टाइगर माने बाघ होते हैं, तो प्रश्न यदि ये आता है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट किसको कहेंगे, मध्य प्रदेश को कहेंगे। काफी जंगल है मध्य प्रदेश में, तो सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल जो है वो कहां जाएगा, मध्य प्रदेश में। यही प्रश्न आता है यदि कि प्रसन्नता में वन बताओ, प्रसन्नता में वन किस राज्य में सर्वाधिक है, तो इसका जो आंसर होगा यहां पर वो मिजोरम जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा, मिजोरम। परसेंटेज पूछ रहा है तो मिजोरम, और यहां ये पूछे कि उस राज्य का नाम बताओ जिसमें वन न्यूनतम है, तो न्यूनतम में ध्यान रखना है एक ही राज्य होगा, उससे एक सटा हुआ राज्य होगा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछे, प्रतिशत पूछे, तो यहां राज्य जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है ये कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब के बारे में बात करेंगे, खेती अधिक होती है लेकिन वन उतने नहीं है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल पंजाब, पंजाब से लगा हुआ हरियाणा, हरियाणा में तो थोड़ा बहुत है भी, तो ध्यान रखना है यहाँ क्षेत्रफल में कौन सा जाएगा, न्यूनतम में यदि पूछेगा तो पंजाब में न्यूनतम वन क्षेत्रफल होगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में यदि बात करेगा तो आंसर हमारा क्या जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा। और यही यदि हमसे पूछे कि प्रसन्नता में सबसे मतलब जो प्रसन्नता में सर्वाधिक प्रसन्नता किस राज्य की है, तो आंसर हमारा मिजोरम जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर यहां प्रश्न का आंसर, प्रश्न पूछता सदाबहार वर्षा वन, तो सदाबहार वर्षा वन ऐसे होते हैं जहां हमेशा वर्षा होती रहे, तो आंसर हमारा वर्ष पर्यंत वर्षा जाता। अब चूंकि सदाबहार पूछ रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पूछ रहा है, तो इसके प्रश्न के हिसाब से हमारा मध्यम वर्षा का आंसर जाएगा। अगर यहां सदाबहार वर्षा वन पूछे तो हमारा आंसर बस वर्ष पर्यंत वर्षा जाएगा। यहां ध्यान रखना है, यहां नहीं जाएंगे, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यदि पूछता है तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में वर्ष पर्यंत क्या होती है, वर्षा होती है। अगर वहां केवल सदाबहार वन पूछ रहा है तो आंसर जाएगा मध्यम वर्षा, मतलब एवरेज रेनफॉल होता है, ये ध्यान रखना है। एक चीज और पता होगी, रेनफॉल के बारे में बात करेगा कि रेनफॉल जो है उसका मापने का यंत्र क्या है, तो रेन गॉज। रेनफॉल को किसमें मापते हैं, रेन गॉज में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से टाइप से होती है, तो मानसूनी वर्षा भारत में सर्वाधिक होती है, यह ध्यान रखना है। और मानसून में भी अरब सागर से जो मानसून आता है वो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। और मानसून जो शब्द है ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न हिंदी वगैरह में भी पूछता है। मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा है, अरबी भाषा। मानसून का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि वर्ष में बादलों का एक बार बनकर और बरसना और फिर वापस हो जाना। वर्ष में एक ही बार यदि कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एक तय समय के लिए हो रहा है, 2-3 महीने के लिए होता है, जून के महीने में आता है और सितंबर के लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वापस लौट जाता है, तो वो मानसून है, कहने का मतलब है। तो भारतीय कृषि किस पर डिपेंड है, मानसून। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून अच्छा है, कृषि अच्छी होगी, और मानसून अच्छा नहीं है तो कृषि भारत में बहुत अच्छी नहीं होती, उत्पादकता नहीं उतनी होती, तो ध्यान रखना है। तो ये सदाबहार वनों से प्रश्न है, तो आंसर हमारा ये जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना है मेघ बीजन, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेघ बीजन को हम लोग क्लाउड सीडलिंग कहते हैं इंग्लिश में। बीजन का मतलब सीड होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लाउड सीडलिंग कह सकते हो। मेघ बीजन एक वर्षा कराने का तरीका है। सबसे पहली बात है, मेघ बीजन है क्या। बीज का मतलब रोपित करना होता है, मेघ का मतलब क्लाउड होता है, तो वर्षा रोकना या उर्वरक हेतु या वर्षा कराने का तरीका है। तो मेघ बीजन का प्रयोग किसके लिए होता है, वर्षा के लिए होता है। अब देखिए क्लाउड सीडलिंग या मेघ बीजन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक रसायन होता है, केमिकल होता है, जिसका नाम होता है AgI। AgI को हम सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड रसायन को हम बादलों में छोड़ देते हैं रॉकेट पद्धति के द्वारा, रॉकेट्स के द्वारा, तो बादल जो होते हैं वो संघनित कंडेंस होकर फिर वो बरसते हैं। तो मेघ बीजन की घटना किससे होती है। अगर हमें कृत्रिम वर्षा करानी है, कृत्रिम वर्षा का भी क्वेश्चन पूछेगा, तो कृत्रिम वर्षा जो है
वो किससे होती है? तो कृत्रिम वर्षा जो है वो हमारी किससे होती है? मेघबीजन, एजीआई से होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे? एजीआई का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पूर्व चाइना में ओलंपिक हुए थे। तो चाइना में जब ओलंपिक हुए तो वर्षा का सीजन था, तो चाइना वालों ने क्या किया कि इस मेघ बीजन के द्वारा अपने यहाँ बादल समय से पहले वर्षा लिए। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि वहां भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो चाइना को वो कंडीशन फेस करनी पड़ी। तो ये थोड़ा सा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। तो मेघ बीजन का संबंध किससे है? वर्षा से है। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला प्रश्न है रासायनिक उर्वरक कौन सा उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे पहले केंचुए के बारे में भी आया था। देखिए ये रासायनिक उर्वरक है, फैक्ट्री में तैयार होता है, पोटास, डीएपी सुना होगा, डीएपी के बारे में सुना होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सब फैक्ट्री में तैयार होता है, ये भी रासायनिक है। कौन सा नहीं उदाहरण नहीं है? तो कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद जो है वो हमारी जैविक खाद होती है। कौन सी खाद होती है? जैविक खाद। जैविक खाद को हम लोग बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं। तो कंपोस्ट खाद पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों से भी तैयार होती है, गोबर से भी तैयार होती है, केंचुओं के द्वारा भी तैयार होती है, तो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी रासायनिक नहीं है? तो कंपोस्ट नहीं है, आंसर हमारा चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका के घास के मैदान। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अफ्रीका में देखिए सर्दी पड़ती है कि गर्मी पड़ती है? तो अफ्रीका में जनरली आपने देखा होगा, अफ्रीका के लोग जो है उनकी स्किन में मेलानिन ज्यादा बनता है, तो काले टाइप के लोग हैं। तो अफ्रीका के घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ध्यान रखना है। तो इनमें से घास के क्षेत्र हमें छांटने हैं, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? सवाना जाएगा। और सवाना क्या होते हैं? ध्यान रखना है। सवाना में क्या होता है कि घासें होती हैं किलोमीटरों लंबी, और इन घासों में ये कभी कभी दूरी पर, मतलब एक साथ नहीं, दूरी पर 100 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो सवाना जो होते हैं वो जंगली जानवरों के शिकार के लिए बड़े अच्छे क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखना है। अगर इनको अपनी हंटिंग करनी है, अपना भोजन प्राप्त करना है मांसाहारी जानवरों को, तो सवाना क्षेत्र की बात करेगा। तो घासों के बीच में स्कैटर्ड के रूप में, मतलब छितरे हुए, स्कैटर्ड को हम लोग छितरे हुए बोलते हैं, तो स्कैटर्ड के रूप में छितरे हुए क्षेत्र में हम लोग जो है वो वृक्ष देखते हैं सवाना क्षेत्र में। जैसे टीवी पर आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है, और आपने अन्य चैनल है हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो वहां में देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो सवाना क्षेत्र जो है वो अफ्रीका से रिलेटेड होंगे, ये ध्यान रखना है। और ग्रीष्म होते हैं, मतलब गर्मी से संबंधित होते हैं, यहाँ गर्मी पड़ती है तो सवाना क्षेत्र का निर्माण होता है। अगला देखेंगे प्रश्न, प्रेरी घास के मैदान। ये प्रेरी जो है आपने सुना होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में एक पार्ट नॉर्थ और साउथ के बीच में है, मध्य अमेरिका बोलते हैं, तो मध्य अक्षांशों पर पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहां मिलेंगे? मध्य अक्षांशों पर। तो यहां देख लेना है निम्न अक्षांश क्या होते हैं, उच्च अक्षांश क्या होते हैं, ध्रुवों के निकट क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यह निम्न और मध्य को कैसे देखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने ये पृथ्वी का ड्रॉ किया, अक्षांश लेटे हुए रेखाएं, लैटिट्यूड को अक्षांश कहेंगे, ये लैटिट्यूड है, तो यहाँ 0 से शुरू होंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे तो हायर हो रहे हैं, इधर बढ़ेंगे तो हायर हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो 0 से चल रहे हैं तो 10, 30, 40, 50, ये सब डिग्री हैं। तो 0 से बढ़े तो देखिए उच्च अक्षांश तो यहां पहुंच गए, मध्य अक्षांश तो यहां आ गए, निम्न अक्षांश तो 0 पर आ गए। हमसे पूछ के आ रहा है कि प्रेरी घास के मैदान, तो हमसे प्रश्न पूछा है तो मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, विशेष तरह ध्यान रखना है हमें। मैक्सिको वगैरह देशों के नाम सुने होंगे, उनके आसपास के क्षेत्र होते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर यहां से जाएगा। अगला देखिए, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सा अन्न उपजाया जाता है? हमारी भारत की भी और विश्व की मुख्य खाद्य फसल आपने सुना होगा। विश्व भर में ज्यादातर जो अनाज सीरियल खाया जाता है वो सबको पता है कि चावल होता है। चावल के क्षेत्र आपने सुने होंगे अधिक हैं, इसको पैडी फील्ड भी बोलते हैं हम लोग चावल को, क्योंकि चावल एक ऐसा खाद्यान्न है जिसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो, ये ध्यान रखना है। मतलब इसमें कुछ भी मिला के खा सकते हो, चावल एक कॉमन फूड हमारा है। तो चावल जो है विश्व का मुख्य खाद्यान्न है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है लैंड स्लाइडिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है। लैंड स्लाइडिंग का मतलब होता है जमीन का खिसकना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड स्लाइडिंग अधिक होती है। देखा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ हम लोग जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की ओर हम लोग जाते हैं, तो पहाड़ कभी कभी दरकते हैं। तो पहाड़ों के दरकने को या खिसकने को हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड स्लाइडिंग। तो आंसर दिया हुआ है, मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो कौन से क्षेत्रों में अधिक होता है? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड स्लाइडिंग की घटना अधिक होती है, ध्यान रखना है। देखा होगा हम लोग रोड हाईवेज वगैरह बनाते चले जा रहे हैं और पहाड़ों का ध्यान नहीं रख रहे, कंजर्वेशन नहीं कर रहे, तो लैंड स्लाइडिंग की घटनाएं आजकल आम हो गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है भूकंप मापक यंत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने इससे पहले आपने देखा होगा एक भुज वाला जब भूकंप डिस्कस किया था तो वहां बताया था भूकंप मापक यंत्र की बात कर रहा है।
तो आंसर हमारा सीस्मोग्राफ, क्योंकि सीस्मिक तरंगें भूकंप में उत्पन्न होती हैं, और भूकंप में उत्पन्न होती हैं तो इनका हम लोग जो ग्राफिकल एरिया देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो ये सीस्मोग्राफ से इसका संबंध होगा। अब देखिए इसके साथ में कुछ आंसर, सबसे पहले आंसर नोट करेंगे, भूकंप मापक यंत्र कौन सा है, तो सीस्मोग्राफ। इसके बाद बात करेंगे तो बैरोमीटर, ये बैरा नहीं है, बैरोमीटर है। बैरोमीटर में हम लोग वायुदाब मापते हैं, एयर प्रेशर को हम लोग देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं। लैक्टोमीटर में हम लोग दूध की शुद्धता नापते हैं, देखा होगा आपने, दूध जो होता है उसकी शुद्धता किस में मापते हैं, लैक्टोमीटर में, ठीक है ना। मैनोमीटर एक अलग टाइप है, ध्यान रखना, फिजिक्स का ये टॉपिक है। तो बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, सीस्मोग्राफ। भूकंप का मापक यंत्र कौन सा जाएगा, तो सीस्मोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिकांश कृषि कार्य होते हैं, अधिकांश मोस्टली जो कृषि कार्य होते हैं वो कौन से क्षेत्रों में होते हैं, तो आपने सुना होगा भारत की एक प्रमुख मिट्टी है जिसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, दैट इज एलुवियल सॉइल। ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के द्वारा, जब जल नदियां लेके आती हैं, बाढ़ लेके आई तो मिट्टी की गाद भी लेके आई, और फिर जब वो अपने पानी को साथ ले गई, मिट्टी को छोड़ गई, तो हमारे यहाँ नदी घाटियां ज्यादा विकसित हुई। तो ध्यान रखना है ये क्या है, तो अधिकांश कृषि क्षेत्र जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, नदी घाटियों की ओर होते हैं, ये इसकी प्रमुख मिट्टी होगी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिन और रात का समय बताइए। दिन और रात के समय की अवधि, बड़ी कॉमन सा प्रश्न है, दिन और रात कब होते हैं, तो देखिए 6-6 महीने का गैप होता है, आपने सुना होगा यहाँ पर, तो इस तरीके से बात करेगा कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो देखिए राइट प्रोप्रिएट आंसर कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, सुना होगा आपने। तो 22 इसमें जो जाएगा तो 23 मार्च या 22 मार्च, तो 23 सितंबर आगे पीछे कर दिया है, राइट आंसर तो हमारा यही होगा। कब दिन और रात पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, डे एंड नाइट आर इक्वल, तो इक्विनॉक्स की घटना होती है तो 23 मार्च और 22 सितंबर, या हम 22 मार्च और 23 सितंबर भी दे सकता है, वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो इसका दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो आंसर हमारा ये होगा। अगला देखिए प्रश्न, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः पहुंचने को, मृदा यदि किसी प्राकृतिक घटना के कारण, वायु के कारण, जल के कारण मृदा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो क्या होगी, तो मृदा अपर्दन होती है। वैसे मृदा का कटाव भी माना जाएगा, लेकिन चूंकि हमें थोड़ा सा एक सुसंकृत वर्ड देखना है, थोड़ा सा सिविलाइज्ड एक शब्द देखना है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, एक जगह से दूसरे स्थान पर स्वतः पहुंचने को हम लोग क्या कहेंगे, मृदा अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इन सिटू, बहुत अच्छा प्रश्न है, इन सिटू क्या है। देखिए जंगलों को बचाने की बात हुई, वन्य जीवों को बचाने की बात हुई, तो वन्य जीवों को बचाने के लिए या हम लोग जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से इन सिटू की बात कर रहा है। इसकी हिंदी होती है स्वस्थाने। इन सिटू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वस्थाने, मतलब वो घटना जहां जंगली जीवों को, पादपों को, फ्लोरा को या फौना को, फ्लोरा का जो मतलब होता है ये ध्यान रखना है, ये पादप समुदाय से होता है। पृथ्वी पर जो भी पौधों का समुदाय है उसे क्या कहेंगे, फ्लोरा। और फौना जो होता है इसका मतलब होता है जंतुओं के समुदाय से। पृथ्वी पर जो भी जंतुओं का समुदाय है तो जंतुओं के समुदाय को हम लोग क्या बोलेंगे, फौना कहेंगे। अब देखिए यहां प्रश्न पूछा है इन सिटू कंजर्वेशन का क्या अर्थ है, तो पेड़ पौधों दोनों को बचाने का कार्य होगा और ऐसे स्थान पर होगा जहां वो जन्म लिए, मतलब प्राकृतिक वातावरण में यदि हम जीव जंतुओं को संरक्षित कर दें। तो यहां देखेंगे हम लोग, एक प्रजाति का दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होगा, प्रजाति के लिए नया प्राप्ति स्थान नहीं होगा, प्रजाति के लिए स्थानांतरण के बिना उसी स्थान पर प्राकृतिक परिस्थितियां उपलब्ध कराना, मतलब जहां वो जाति पाई गई, जहां वो पेड़ पौधे हैं, जंगलों में है तो जंगलों में ही हम उसे संरक्षित कर दें। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन। यदि हम यहां से लाकर किसी अन्य जगह पर उसको संरक्षित करते तो यही घटना जो होती इन सिटू की वो हो जाती एक्स सिटू। यह ध्यान रखना है, एक्स सिटू में कंडीशन हमने कृत्रिम दे दी, ये ध्यान रखना है। एक्स सिटू में कंडीशन कैसी दे दी, कृत्रिम कंडीशन दे दी। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल दे दी, जैसे हमने जंगलों से जानवरों को पकड़ के लाए और चिड़ियाघर में बंद कर दिए। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में नया कॉन्सेप्ट आया लॉयन सफारी, जैसे उस प्रदेश का लॉयन जानवर नहीं है लेकिन बाहर से लॉयन लेके आए और हमने एक नई जगह डेवलप कर दी, वहां लॉयन छोड़ दिए, तो वो एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। और जंगली जीवों को उन्हीं के आवासों में यदि हम संरक्षित कर दें तो वो इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विशेष तौर पर इसे ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मैं जा रहा हूं और थोड़ा सा बड़े से इसके आंसर हैं तो उसकी इस पर गौर करें थोड़ा सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रजाति के लिए स्थानांतरण के बिना उसी स्थान पर हमने उसे नेचुरल हैबिटेट दे दिया, संरक्षित कर दिया, तो आंसर ये क्या कहलाएगा, इन सिटू का उदाहरण होगा। कंजर्वेशन माने संरक्षण होता है। अगला देखिए प्रश्न है,
समुद्र के किनारे मिलने वाले पादप होते हैं। तो समुद्र के किनारे नमकीन मिट्टी होती है, तो नमकीन होंगे तो लवणीय होंगे, तो ध्यान रखना है, तो लवणीय पादप होंगे समुद्र के किनारे। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बात करेंगे कभी कभी तो हेलाइन सॉइल होती है, हेलोफाइट भी बोल सकते हैं, सॉल्टी रीजन है ये, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेलोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट का मतलब होता है, हेलाइन माने होता है नमकीन मृदा, लवणीय मृदा, तो हेलोफाइट, फाइट माने पौधे होते हैं, तो इसका आंसर ये जाएगा, ध्यान रखना है। जीरोफाइट रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, जहां पानी जीरो हो, ऐसे मान लेंगे पानी जीरो हो, पानी का मतलब पानी की क्राइसिस, तो जीरोफाइट, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो लवण मृदोवेद होगा। अगला देखिए, रेत के टीले का अनुक्रमण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुक्रमण को हम लोग सक्सेशन कहते हैं, कि प्राकृतिक रूप से, ये ध्यान रखना है, सक्सेशन क्या है, सक्सेशन होता है किसी खाली पड़ी भूमि पर जीव जंतुओं का क्रम वाइज उगना, जैसे पहले छोटी घासें आई, फिर बड़ी झाड़ियां आई, फिर बड़े वृक्ष आए, ये ध्यान रखना है। तो ये एक सीरीज है हमारी, ये सक्सेशन है, इसको अनुक्रमण कहेंगे। अनुक्रमण में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, तो रेत का टीला है, रेत का मतलब यहां सैंड से है, तो रेत के टीले को, रेत में हमारे पास क्या होती है, बालू ज्यादा होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमोसियरे कहेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ आंसर हैं, जैसे लवणीय क्षेत्र पर कोई अनुक्रमण हो रहा है तो हेलोसियरे, जल में हो रहा है तो हाइड्रोसियरे, ये ध्यान रखना है। और यही अनुक्रमण यदि किसी चट्टान पर होता है, चट्टान का मतलब यहां लीथो से है, किससे है, लीथो, तो लीथोसियरे हो जाएगा। चट्टानों पर अनुक्रमण क्या हो जाएगा, लीथोसियरे हो जाएगा। रेगिस्तान में हो रहा है तो यहां रेगिस्तान का हो जाएगा, तो रेगिस्तान का क्या हो जाएगा, जीरोसियरे हो जाएगा। सियरे टर्म का मतलब है स्टेजेस ऑफ द फेजेस, मतलब स्टेज आती हैं, उसे ध्यान रखना है। तो अनुक्रमण का एक ये कॉन्सेप्ट है, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे जीरोफाइट था तो जीरोसियरे, चट्टानों पर पेड़ यदि उग रहे हैं, मतलब वनस्पतियां उग रही हैं, तो लीथोफाइट, फाइट माने पौधे, और यदि चट्टानों पर कोई अनुक्रमण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लीथोसियरे कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। अगला देखिए प्रश्न हमारा जो है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि मिट्टी जो उपजाऊ होती है उसकी पीएच हमारी अम्लीय होनी चाहिए, क्षारीय नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए। और पीएच आपने सुना होगा, ये पीएच की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे 0 से 7 उदासीन मान है, और 7 से 14 सभी कैसी होती हैं, क्षार होते हैं, और 0 से 7 सभी कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मिट्टी जो होती है सामान्यतया एक उपजाऊ मिट्टी की पीएच होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है यहां पर 6.5, कितनी होनी चाहिए, 6.5। उपजाऊ मिट्टी की पीएच जो है 5.5 से 6.5 के बीच। हम लोग आदर्श मिट्टी जो मानते हैं उपजाऊ, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 6.5। तो यहां देखिए आंसर के हिसाब से हमें देखना है, तो इसके नियरेस्ट हम लोग जो हैं वो कहां जा रहे हैं, 6 से 7 तक। 6 से 7 का मतलब 7 से तक हम लोग टच हुए, क्योंकि 7 उदासीन मान है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जो होगा वो होगा। उपजाऊ मिट्टी की पीएच पूछता है तो आप बता देंगे 5.5 से 6.5, या 6.5 भी पूछ सकता है, तो बता देंगे यहां पर। तो उपजाऊ मिट्टी की पीएच होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस तरीके, क्योंकि मिट्टी यदि 7 से ऊपर जाती है तो वो क्षारीय मृदा हो जाती है, और क्षारीय मृदा को हम लोग ऊसर कहते हैं। ऊसर सुना होगा, बंजर भूमि जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी फसलें पैदा नहीं होती, वो एक नगड़ होती है, जल भरा रहता है, इसके कारण मिट्टी जो होती है वो एल्कलाइन में बदल जाती है, क्षारीय हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है टीडीएस। बहुत अच्छा है, सबके घर में आरओ लगे होंगे, आरओ वाटर प्लांट्स आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है। 20-30 वर्ष पहले हम लोग कहीं आरओ का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब भारत के घर घर में आरओ हैं, और प्लांट्स वाले भी आरओ का पानी बेच रहे हैं, क्योंकि पानी की शुद्धता की सबसे बड़ी फाइट हो रखी है। तो देखिए यहाँ टीडीएस मान आपने सुना होगा, हमारे घर में कोई आरओ वाला आया, उसने पानी को चेक किया, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है उसे देखना है। तो इसका मतलब टीडीएस का होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। हमारे पानी में घुले हुए कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं, उनका कुल आकलन क्या है, डिसॉल्व कितने हैं। तो इसका संबंध पूछा है टीडीएस का, बड़ा सरल सा प्रश्न है। तो जल की कठोरता, यदि जल के अंदर मिनरल्स ज्यादा होंगे तो जल उतना नमकीन होगा, कठोर होगा, यह ध्यान रखना है। मृदु नहीं होगा, पीने योग्य नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। जनरली हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, WHO जो कहता है, वो कहता है कि सामान्यतः व्यक्ति को लगभग 250 टीडीएस का पानी तक पी लेना चाहिए। कहने का मतलब यह, चूंकि आरओ के दौर में हम लोग आ रहे हैं, तो आरओ का पानी हमारा लगभग 90 टीडीएस का होना चाहिए। 90 टीडीएस से कम यदि आप पानी लेते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अपना जो आरओ सेट करा के रखें वो 80-90 के बीच रखें, अच्छी बात है। और अगर 150 के नीचे भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव देहात में तो लोग पी रहे हैं आज भी, लेकिन थोड़ा जल शुद्ध मिल जाता है, वो ध्यान रखना है। तो टीडीएस क्या है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, हमारे पानी में घुले हुए कुल डिसॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका संबंध किससे है,
जल की कठोरता से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल कैश क्रॉप है? सुन लीजिए, कैश का मतलब नकदी फसल से होगा। नकदी फसलें आप जानते हो, खेतों में पैदा करने के बाद जिसे हम तुरंत बेच दें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो नकदी फसल इसमें से आपको दिख रही होगी कौन सी है? देखिए, कपास जो है ये नकदी फसल है, ये ध्यान रखना है। और नकदी फसलों को हम लोग रोपण फसलें भी कहते हैं, क्योंकि इनका एक तरीके से प्लांटेशन होता है। तो जैसे कपास है, गन्ना है, काजू है आपका, और रबर है, ये ध्यान रखना है, ये नकदी फसलें। तंबाकू है, ये नकदी, केला है, ये नकदी फसलें हैं। नकदी फसलों को हमें मार्केट में तुरंत मंडी में बेचने जाना होता है, तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है। इनमें से पूछा है तो कौन कौन सी? कपास होगी। इसके अलावा आप कह सकते हो तो काजू, गन्ना, ठीक है ना, केला, शिनकोना, आपने सुना होगा शिनकोना से मलेरिया की दवा बनती है, क्विनैन प्राप्त होती है। तो इस टाइप की जो है ये सभी हमारी कैसी फसलें, ये ध्यान रखना है। तो ये कपास इसका आंसर होगा। अगला आ जाएंगे, अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होना चाहिए। देखिए, शुद्ध जल हमारा जो है वो पीएच में कितना होना चाहिए? तो इसका मान जो है शुद्ध जल हम लोग 7 के, उदासीन की तरफ होना चाहिए। तो ध्यान रखना है। यहां एक प्रश्न और पूछता है कि शुद्ध जल किसे कहेंगे? तो शुद्ध जल पीने योग्य जल होता है, जो पीने योग्य हो। कभी कभी पूछा है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहां 7 की तरफ हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संसार की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो सभी स्रोतों में देखना है, यहां पर कोयला जाएगा, तो कोयले के बारे में बात करेंगे। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है हमें किससे प्राप्त हो रही है? कोयला मेन रिसोर्सेस है। अगला देखेंगे, यहां पर देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी का नाम क्या है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी जाती है? तो पश्चिम की ओर जाने वाली नदी नर्मदा है। ये बाकी 3 नदियां जो है वो गंगा में गिरती हैं, ठीक है ना, वो हम लोग देख लेंगे। तो पश्चिम की ओर प्रभावित नदी जो है वो कौन सी है? नर्मदा है। अगला प्रश्न देखिए, टीडीएस क्या है? अभी मैंने प्रश्न दिया था, टीडीएस क्या है? तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, इसका टीडीएस का मतलब मैं बता चुका हूं। ये टीडीएस मान होता है जल का, हम लोग देखते हैं जल के बारे में। और लास्ट है देखिए, भारी जल क्या है? भारी जल हम किसे कहेंगे? तो भारी जल जो है हम ड्यूटीओ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। तो भारी जल हम ड्यूटीओ को कहते हैं। देखिए, 50 प्रश्न मैंने डिस्कस कराए हैं, और 50 प्रश्नों को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे क्लास का, यदि आपको अच्छी क्लासेस लगी हों, क्वेश्चन को आपको समझ में आया हो कि ये प्रश्न विगत परीक्षा में पूछता है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।